हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर लर्निंग रियली फैंटास्टिक। तो भाई लास्ट क्लास में हमने अपना जो चैप्टर 1 है उसका यूनिट 1 दैट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग उसको कर दिया था कंप्लीटली डन एंड डस्टेड रैप अप अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में स्पेसिफिकली मैंने क्वेश्चंस ही करवाए थे डिस्कस चैप्टर 1 यूनिट 1 के। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो सभी समझ आ गए होंगे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। सेकंड थिंग, आई होप तुम लोगों ने क्लासेस भी अटेंड कर ली होंगी, क्लास चैप्टर 1 की यूनिट 1 की, ठीक है। और तुमको समझ आया होगा यार अकाउंटिंग की रेलेवेंस क्या है, क्या मतलब है, क्या स्कोप है अकाउंटिंग का, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, आज अपन करेंगे अपना चैप्टर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट, विच इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर ऑलरेडी चैनल पर मेरे आ चुके हो, आते रहते हो, देखते रहते हो मेरे लेक्चर्स को, डेली देखते हो इनफैक्ट, बट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना यार, मेरी बहन कर देना यार, मेरी बहनें करेंगे यार सब्सक्राइब, प्लीज़ कर देना, लाइक कर देना, थम्स अप दे देना अपने इस बड़े भाई के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे, एंड कमेंट करके जाना यार अगर तुम्हें मज़ा आया हो। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। सभी के साथ शेयर भी कर दो यार, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनका भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को देने का सितंबर या जैन में फाउंडेशन का, प्लीज़ भाई सभी के साथ शेयर कर दो यार। तुम्हारे जो भी 12th क्लास के फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे जो भी CA फाउंडेशन के फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ शेयर कर दो यार, सो दैट वो भी क्लासेस को यूटिलाइज कर सकें एंड अपनी अकाउंटिंग की प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव वे में कर सकें। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 का यूनिट 2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। देखो यार, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, राइट। अब देखो ये वो वाला चैप्टर है भाई जिस चैप्टर को तुम लोग क्लास 11th में भी पढ़ते हो, और तुम्हारी बुक्स में था ये, जो तुम्हारी क्लास 11th के टेक्स्ट बुक्स थी उसमें चैप्टर था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस का, राइट। तुम कोई भी बुक में पढ़े हो, कोई भी बुक से तुमने स्टडी की है 11th क्लास में, ये चैप्टर था। बट 90% या 85% कह लो, 80 to 90% स्टूडेंट्स भाई ऐसे हैं जो इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, जो इस चैप्टर को स्किप करते हैं, जिन्होंने कभी इस चैप्टर का एक पेज भी पलट के नहीं देखा। क्यों? उनको लगता है कि यार जो स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स हैं थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, और अकाउंटिंग तो अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेटर पर टक 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 क्वेश्चन करेंगे, बस मार्क्स आ जाएंगे, बात खत्म। इन चैप्टर्स को कौन पढ़ के जाता है? छोड़ यार। और अगर आ भी गया 2-4 नंबर का पेपर में तो क्या फ़र्क पड़ गया? 95 मार्क्स का पेपर तो हमारे प्रैक्टिकल उसमें से ही आएगा, कॉन्सेप्ट में से, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन, जनरल लेजर, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। तुम कभी पढ़ते ही नहीं इस चैप्टर को। मैं कह रहा हूँ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा भी होगा चैप्टर को, बट स्टिल वो पॉपुलेशन बहुत कम होगी। 80% तो एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स होते हैं भाई जो इस चैप्टर को अभी पढ़ के नहीं जाते, हमेशा छोड़ के जाते हैं, स्किप कर देते हैं। उनको लगता है ये चैप्टर बोरिंग, उनको ये चैप्टर लगता है यूजलेस, उनको ये चैप्टर की रेलेवेंस पता ही नहीं, क्योंकि आज तक उनको कभी पता ही नहीं लगा कि इस चैप्टर की रेलेवेंस क्या है, क्यों ये चैप्टर हमारी स्टडी मैट में ऐड किया गया, क्यों ये चैप्टर हमारे करिकुलम में, हमारे कोर्स में ऐड किया गया। आज जितने भी तुम्हारे वहम है ना, बोरिंग है, यूजलेस है, सब वहम तुम्हारे दूर कर दूंगा, पक्की बात है भाई। मैं लिख के दे सकता हूँ यार तुम लोगों को, ये इस चैप्टर को करने के बाद तुम लोग खुद मेरे को कमेंट में डेफिनेटली बता के जाना कि क्या तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया। मैं किसी और चैप्टर के बारे में नहीं अभी तो मैं कहूँगा, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के बारे में कहना चाहता हूँ यार, बिकॉज ये वो चैप्टर जो तुम छोड़ के जाते हो, बट मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाऊँगा, इतने लॉजिकली तुम्हें एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके पढ़ाऊँगा, एग्जाम्पल इतनी रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूंगा, इतनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हें मज़ा आएगा ही आएगा, पक्की बात है, ठीक है। बट तुम डेफिनेटली मेरे को बताना ज़रूर जब ये चैप्टर हो जाएगा कि तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया, राइट। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज अपना ये चैप्टर। मैं एग्जाम्पल देने की बात कर रहा था, आइए क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। मिस्टर गोलू ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया सर? इलेक्ट्रॉनिक्स का। गोलू भी लाइक बहुत गर्मी है रे, बहुत गर्मी है, ऐसा करता हूँ मैं धंधा ही शुरू कर लेता हूँ, मैं बिजनेस ही स्टार्ट कर लेता हूँ। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक्स का। ढेर सारे एसीज को सेल करूँगा, ढेर सारे पैसे भी कमाऊँगा। ये गोलू जी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेम क्या था? अच्छा, उनकी बिजनेस का, उनके शोरूम का नेम क्या था भाई? गोलू इलेक्ट्रो,
गोलू इलेक्ट्रो करके इनका नाम था बिजनेस का, गोलू इलेक्ट्रो। ठीक है, अब देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया गोलू जी ने, तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनानी पड़ेंगी ना यार, अकाउंटिंग तो भी करनी है बिजनेस की। अब गोलू जी तो बिजनेस कर रहे हैं, बट उनको एक अकाउंटेंट तो भी चाहिए जो उनके बिजनेस की अकाउंटिंग कर सके, राइट। अब गोलू जी कहते हैं यार मैं कौन सा अकाउंटेंट अपने पास रखूं, किस अकाउंटेंट को हायर करूं जो मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कर सके एंड जो बिल्कुल ही अच्छी तरह अकाउंटिंग कर सके, ऐसा कौन सा अकाउंटेंट रखूं। तो भाई गोलू जी ने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक ऐड दी, न्यूज़पेपर में ऐड दी हायरिंग अकाउंटेंट, गोलू इलेक्ट्रॉनिक्स, गोलू इलेक्ट्रो। ठीक है, अब भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स आए गोलू जी के पास, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, बस इन्होंने अप्लाई किया। गोलू जी ने सबका इंटरव्यू लिया गोलू जी ने, मिस्टर गोलू ने, बट उनको सिलेक्ट तो एक चाहिए था बंदा, देखो उनको एक सेलेक्ट करना था, राइट। एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे ना भाई, क्योंकि वैकेंसी तो एक कैंडिडेट की है ना, अकाउंटेंट तो एक ही होगा। बट जब गोलू जी इंटरव्यू ले रहे थे तब बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के बाद उनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कैंडिडेट्स उनकी विश लिस्ट में आ गए। 3 कैंडिडेट्स का जो रेज्यूमे था उनको बहुत अच्छा लगा, वो कहने लगे यार 3 बंदे बड़े सही लग रहे हैं मेरे को, वर्क एक्स भी अच्छा है, अच्छा नॉलेज भी बड़ी अच्छी है, अच्छी डिग्री भी है इनके पास अकाउंटिंग की, तो बड़े सही लग रहे हैं भाई ये बंदे। पर सेलेक्ट तो गोलू जी ने एक को करना है। तो गोलू जी कहते हैं मैं क्या करूँ यार, बंदे मेरे को 3 पसंद आ गए, करना मैंने एक है, किससे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाऊँ। तो गोलू ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं तीनों का टेस्ट लेता हूँ, आई विल मेक अ टेस्ट, मैं इनका टेस्ट लेता हूँ प्रैक्टिकली। गोलू ने कहा कि भाई मैं अपने बिजनेस गोलू इलेक्ट्रो की बुक्स ऑफ अकाउंट तीनों अकाउंटेंट से बनवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, गोलू कहता है मैं अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट तीनों अकाउंटेंट से बनवाऊंगा 3 महीनों के लिए, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, कि पहले 3 महीनों की अकाउंटिंग मेरे तीनों अकाउंटेंट्स जो हैं, ये तीनों अकाउंटेंट्स करेंगे मेरे बिजनेस की पहले 3 महीनों की अकाउंटिंग, और जिसकी अकाउंटिंग मेरे को अच्छी लगेगी उसको मैं परमानेंटली रख लूँगा 3 महीने बाद, राइट। तो ठीक है भी, ऐसा ही हुआ। लेट्स से वो 3 अकाउंटेंट्स हैं, ए है, बी है, सी है, तीनों ने अकाउंटिंग की गोलू के बिजनेस की अलग अलग। ए ने अपनी अकाउंटिंग की, बी ने अपनी अकाउंटिंग की, सी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की। ठीक है, तो 3 महीने निकल गए और 3 महीने बाद इनके आगे रिजल्ट्स की बारी। रिजल्ट्स क्या नतीजा आया सर? जो ए था, जो अकाउंटेंट ए था, उसने तो भाई जो उसका रिजल्ट थे, उसके रिजल्ट्स क्या आए भाई, उस बंदे ने तो दिखा दिया लॉस। अरे बाप रे, वो कहता है गोलू जी 3 महीने का जो आपके बिजनेस की पिक्चर है, जो 3 महीने की काउंटिंग करके जो मेरे को रिजल्ट आया है, वो लॉस आ रहा है 50,000 का। गोलू जी हुए निराश। गोलू कहते क्या है यार, अच्छी खबर सुनने आता तो बुरी खबर सुना दी लॉस की। गोलू गए बी के पास, बी कहता गोलू साहब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। गोलू जी खुश, गोलू जी बहुत ही खुश हुए। सी, जब वो सी के पास गए तो सी ने कहा गोलू जी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। गोलू जी भाई 7वें आसमान पे पहुंच चुके थे जब उनको पता लगा कि 3 महीनों के अंदर अंदर ही उनका धंधा 5 लाख का प्रॉफिट उनको देके जा रहा है। क्या बात, पहले 3 महीनों में उन्होंने 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया। जब उनको पता लगा बहुत ही खुश थे वो, बट एट द सेम टाइम वो सोच भी रहे थे। एट द टाइम खुश तो थे वो, बट एट द सेम टाइम वो ये सोच रहे थे कि यार तीनों अकाउंटेंट बड़े सही अकाउंटेंट्स हैं, इनका रिज्यूमे बड़ा अच्छा लगा, इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, बट तीनों अकाउंटेंट्स का रिजल्ट क्यों अलग अलग आया? इन तीनों अकाउंटेंट्स का भाई रिजल्ट क्यों अलग अलग आया? एक ने लॉस निकाल दिया, एक ने प्रॉफिट निकाला बट 1 लाख रुपए का, और तीसरे ने कमाल ही कर दी, प्रॉफिट निकाला और वो भी हदें पार करके 5 लाख रुपए का प्रॉफिट 3 महीनों में। समझ नहीं आ रहा गोलू जी को, ये सोच रहे हैं, गोलू कहते यार ये क्या बात है यार, समझ नहीं आ रहा। ठीक, तो गोलू कहते हैं ये क्या बात बनी, तुम 3 अकाउंटेंट्स हो, तुम्हारा एटलीस्ट जो रिजल्ट है वो तो एक आना चाहिए, या प्रॉफिट या लॉस, और एक अमाउंट होनी चाहिए प्रॉफिट लॉस की भी। तो वे अकाउंटेंट्स कहते गोलू जी देखो अकाउंटिंग का कोई रूल तो है नहीं, अकाउंटिंग का कोई गाइडेंस तो है नहीं,
जैसा हमें ठीक लगा हमने अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर दी। ध्यान से सुनो, जैसा हमें लगा हमने अपने हिसाब से, जो ठीक हमें लगा हमने अपने अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर दिया। लेट्स सपोज हुआ क्या होगा, लेट्स अगर हम चल के मान के चलें, जो ए है, ए ने क्या किया, जो गोलू के पर्सनल खर्चे थे, लाइक गोलू ने अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस पे की, या गोलू ने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट परचेज़ किया मार्केट से, जो और गोलू के पर्सनल नेचर के खर्चे थे उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिया और उसका लॉस आ गया। बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है कि जब तक कैश नहीं मेरे को रिसीव या पे होता तब तक मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, बी ने उस तरह अकाउंटिंग की, उसका 1 लाख रुपये का प्रॉफिट आ गया। सी ने क्या किया, सी ने क्या किया, जो प्रॉफिट हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ, जो प्रॉफिट हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ, ठीक है, उस प्रॉफिट को भी रियलाइज़ करके दिखा दिया और 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हमें दिखा दिया बुक्स में। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक होमोजिनिटी नहीं है भाई यहाँ पे। गोलू कंफ्यूज। अब सोचो दुविधा, गोलू गया इन्वेस्टर के पास, गोलू गया इन्वेस्टर के पास, शार्क टैंक में गया गोलू, लगभग गोलू शार्क टैंक में गया। शार्क टैंक में जजेस बैठे हैं, शार्क बैठे हैं, गोलू कहते हैं, वो गोलू से पहला क्वेश्चन उनका हमेशा होता है। गोलू ने अपना बिजनेस एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, गोलू इलेक्ट्रो करके दुकान है, 3 महीने पहले ही हमने इस्टेब्लिश की है, इतने पीसेस बेच चुके हैं, सब कुछ बता दिया। मुद्दे की बात आई, प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, गोलू चुप, गोलू चुप, प्रॉफिटेबल हो या लॉस में, गोलू क्या कहेगा, क्यों, अगर कहेगा प्रॉफिटेबल हूँ तो जो ए अकाउंटेंट था उसने लॉस निकाला हुआ था, अब किसकी अकाउंटेंट की बात सुने। अच्छा अगर प्रॉफिटेबल कहेगा तो वो पूछेंगे कितना प्रॉफिट कमा लिया 3 महीनों में, 5 लाख कहे 1 लाख रुपया कहे, क्या कहे वो, 1 लाख या 5 लाख, तो कन्फ्यूज गोलू, समझे, सोचो 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 सोचो। अच्छा शार्क ने पूछा लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी, अब एक बंदा कर रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से सेल्स को, मतलब जब कैश हमें रिसीव होगा तभी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, एक बंदे ने किया है अपने एक्रूल बेसिस के हिसाब से। थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही है कैश बेसिस एक्रूल बेसिस का मतलब, आगे पढ़ाऊंगा ही इनफैक्ट चैप्टर में, पर बेसिक तो पता ही है भाई कि डिफरेंस क्या है कैश और एक्रूल में। अब उसके हिसाब से प्रॉफिट 1 लाख रुपया आ गया, उसके हिसाब से 5 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया, सेल्स की वैल्यू बदल गई। क्या बताए वो शार्क को, शार्क भी हैरान, कहते यार हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कहाँ से इन्वेस्ट करें, तेरी तो जो काउंटिंग है वही हमें पता नहीं लग रही, कोई सिर पैर ही नहीं तेरी काउंटिंग का तो। अच्छा गोलू गया, शार्क तो पैसा नहीं दे रहे, गोलू गया बैंक के पास, बैंक वाले ने भी सेम चीज़ पूछी, वो कहता है जी गोलू जी देखो लोन तो आपको मिल जाएगा, लोन की बात मत करो, लोन तो आपको हम दे ही देंगे, पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो देख लें कि आप रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। गोलू ने एफएस उनके सामने रख दिए। अच्छा जब बैंक ने देखा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, बैंक तो भाई खुशी से पागल हो गया, बैंक कहता है यार बता सही है यार, 3 महीने में 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, अगर इस हिसाब से चलेगा बंदा तो 20 लाख का प्रॉफिट साल में कमा लेगा बंदा, बेसिक मैथ्स है राइट, तो लोन तो दे देते हैं। पर तभी भाई एक पेज गिर गया हवा से उड़ के, जिसके ऊपर लॉस लिखा आ रहा था 50,000 का। बैंक ने देखा गोलू ये क्या है, गोलू जी कहते हैं ये भी मैंने एक अकाउंटेंट से अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवाई है, उसने लॉस निकाल दिया 50,000 का। बैंक कहता एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ ही बदल दिया, मैं लोन आपको नहीं दे सकता क्योंकि आप तो लॉस में हो, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रॉब्लम समझ रहे हो, क्या तुम लोग प्रॉब्लम समझ पा रहे हो कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अकाउंटिंग की, एक कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि एक ही तरह की अकाउंटिंग हो, देयर इज लैक ऑफ रूल्स और यू कैन से गाइडेंस और यू कैन से पैरामीटर्स जो गाइड करें अकाउंटेंट्स को, कुछ बेसिक रूल्स गाइडेंस या पैरामीटर्स हों, बेसिक रूल्स हों जो अकाउंटेंट को गाइड करें कि भाई अकाउंटेंट, चाहे कोई भी अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ये बेसिक रूल्स, ये बेसिक पैरामीटर्स, ये बेसिक गाइडेंस तो उसको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा। वो है ही नहीं। अब देखो कितनी दिक्कतें आ गई, एक ही बिजनेस की अकाउंटिंग अलग अलग तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, किसको माने कि कौन सही अकाउंटिंग कर रहा है, वो कहेगा मैं सही कर रहा हूँ, वो कहेगा मैं सही कर रहा हूँ, वो कहेगा मैं सही कर रहा हूँ, किसकी मानेंगे, जिसको जो सही लगा उसने अपने हिसाब से काउंटिंग करके दे दी। Here comes the relevance of your chapter 1 unit 2, that is accounting concepts, principles and conventions. Here comes the relevance of your chapter 1 unit 2 accounting principles, concepts and conventions. ये है तुम्हारे चैप्टर की रेलेवेंस।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस क्या है रे, इनका मतलब क्या है? दीज आर द बेसिक रूल्स, दीज आर द गाइडेंस, दीज आर दोज पैरामीटर्स जो तो हर एक अकाउंटेंट को गाइड करते हैं कि अकाउंटेंट इस तरह से अकाउंटिंग होनी चाहिए, ए अकाउंटेंट इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए। आया समझ? ये तो है तुम्हारे चैप्टर की रेलेवेंस। आओ शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आगे आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में इनका मतलब क्या है, तीनों टर्म्स का अलग अलग। When multiple accountants produce significantly different profit figures using same accounting periods, it undermines the trust in accounting profession। बिल्कुल सही। बैंक वाले भी, शार्क टैंक भी कहेगा यार, शार्क भी कहेंगे शार्क टैंक में क्या अकाउंटिंग करके आ रहे हो यार, क्या तुम्हारा अकाउंटिंग प्रोफेशन है, एक ही बंदे एक ही धंधे का अलग अलग तुम लोग प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हो, राइट। सो टू प्रिवेंट सच इनकन्सिस्टेंसीज, इनको प्रिवेंट करने के लिए गैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, गैप्स को डेवलप किया गया। गैप्स माने दो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब वो कुछ रूल्स, वो पैरामीटर्स, वो कुछ गाइडेंसेस जो हम जनरली सेट करते हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। क्या क्यों आ रहे हैं गैप्स, क्यों आते हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी सके, कंसिस्टेंसी हो और क्लैरिटी हो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस में, जो तुम लोगों को मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्मिटी हो, होमोजेनिटी हो, राइट। क्या आता है गैप्स में? सब कुछ आता है भाई, जो तुम्हारा चैप्टर है, कंसेप्ट्स हो, कन्वेंशंस हो, प्रिंसिपल्स हो, दैट फाउंड द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। कूल। दिस गैप्स आर द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग विदाउट द विच द होल सिस्टम कैन नॉट इवन स्टैंड डायरेक्टली। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर ये गैप ना होते तो हमने रिजल्ट तो देख ही लिया कि तीन बंदों ने अलग अलग, हर कोई बंदा अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। दिस प्रिंसिपल्स आर ग्राउंड रूल्स, दीज आर द रूल्स विच डिफाइन द पैरामीटर्स, कंस्ट्रेंट्स विद विच द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर जनरेटेड। आई होप तुमको बेसिक मतलब समझ आया होगा कि प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन होते क्या हैं, राइट। अब देखो कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, ये है तो तीन अलग अलग टर्म्स। दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स। क्या डिफरेंस है तीनों में तुमको वो भी अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बात अपने मन में बिठा लो, भैया हम इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये बहुत सिमिलर टर्म्स हैं। अगर तुम प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड की बात करो तो तुम लोग जब रियल वर्ल्ड में अपना देखोगे, आर्टिकलशिप में भी जाओगे, ठीक है, या अपना देखोगे तो हम इनको बड़ी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट कह लो, प्रिंसिपल कह लो, एक ही तो बात है, कन्वेंशन कह लो, एक ही तो बात है भाई, एक ही तो बात है, हम ऐसा बोलते हैं। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो तीनों डिफरेंट है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब क्या डिफरेंस है टेक्निकली, आइए वो देखते हैं। कंसेप्ट क्या होते हैं? सिंपल एक वर्ड याद रखना, फंडामेंटल अजम्पशंस। कॉन्सेप्ट्स माने दो फंडामेंटल अजम्पशंस, मतलब एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस हम लेंगे जब हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। हमने अभी स्टार्ट नहीं किया अकाउंटिंग करना, वी हैवंट येट स्टार्टेड। हम अकाउंटिंग करने से पहले कुछ एजम्पशंस अपने मन में एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसा तो होगा ही होगा। कुछ बेसिक हम चीज़ें एज्यूम करके चलेंगे कि जो हर बिजनेस में होंगी ही होंगी, हर अकाउंटेंट एज्यूम करके चलेगा कि ये तो होगा ही होगा, एजम्पशन लेके चलेगा। उन एजम्पशंस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। These are the fundamental assumptions used in preparing financial statements, right? They provide a unifying structure and internal logic to accounting process. These concepts which have a universal application. इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, वही तुमको मैंने बताया कि हर एक अकाउंटेंट इनको अप्लाई करेगा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। गाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई ये तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे इंटरप्रिटेशन करने में। जब तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई, सेल्स हुई, परचेज हुई, एक्सपेंस इनकर किया, इनकम आई, इंटरेस्ट इनकम आई, कुछ एक्सपेंस इनकर किया, सैलरीज पे की, कुछ भी तुमने किया, कोई भी ट्रांजैक्शन की तुमने बिजनेस की, उसको किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस तरह गाइड करना, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है बुक्स में, उसमें तुम्हारी ये हेल्प करेंगी, तुम्हें गाइड करती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। सिंपल एक वर्ड में याद करो भाई, दीज आर द फंडामेंटल एजम्पशंस। कुछ मत सोचो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, दीज आर द फंडामेंटल एजम्पशंस। वो एजम्पशंस जो हम लेते हैं अकाउंटिंग करने से पहले, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, उन एजम्पशन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स क्या है फिर? प्रिंसिपल्स हैं भाई तुम्हारी गाइड बुक, रूल बुक। प्रिंसिपल्स आर गाइड बुक और रूल बुक, समझ पा रहे हो, जो तुम्हें गाइड करेंगी। देखो एजम्पशंस क्या है अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, कि मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा तो होगा ही। अच्छा, जब अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी तुमने, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते रहेंगे टाइम बाय टाइम। These principles are set of established doctrines, माने तो laws, rules that explain current accounting practices and guide the choice of methods when
ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट फॉर दिस प्रिंसिपल टू बी इफेक्टिव दे मस्ट। कुल मिला के अगर मैं तुम्हें कहूँ तो ये क्या है रे, तुम्हारी गाइड बुक है, रूल बुक है, राइट। अच्छा, ये इफेक्टिव हों, फॉर दिस प्रिंसिपल्स टू बी इफेक्टिव, इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए भाई। सबसे पहली बात तो बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। हाइपोथेटिकल कुछ मत सोचो यार, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, ऐसा कुछ मत सोचो जो इमेजिनेशन में हो तुम्हारी, ना ना, रियल एजम्पशंस पे बेस्ड हो, बिल्कुल सही। सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो एंड एक्सप्लेनेटरी हो। कोई जाहिर सी बात है, अगर तुमने इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल बना दिए जो किसी अकाउंटेंट को समझ ही नहीं आ रहे, अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने जा रहे, ठीक है, उसने देखा कि ये प्रिंसिपल है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या घंटा काउंटिंग करेगा क्या वो? सिंपल हो ताकि उसको समझ आ सके, अंडरस्टैंडेबल हो, अप्लाई कंसिस्टेंटली, ऐसे हो जिसको वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर सके। ऐसा ना हो कि एक महीना अप्लाई किया, दूसरे महीने अप्लाई नहीं किया, 6 महीने अप्लाई नहीं किया, नो, इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। हेल्प इन मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाना जो तुम्हें फ्यूचर को फोरकास्ट करने में भी हेल्प करें। और दैन जो सबसे हमारा अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है डिसीजन मेकिंग, दैट इज प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, राइट। अच्छा, कन्वेंशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का अगर तुम डिक्शनरी मतलब देखो, अगर तुम डिक्शनरी मतलब देखो कन्वेंशन का, इसका मतलब होता है भाई ट्रेडिशन, माने तो परंपरा, माने तो रिवाज, माने तो कस्टमरी प्रैक्टिस। हम बोलते नहीं ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है सर, ऐसा तो होना ही होगा ना, ये तो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का सर, ये तो हमारे यहाँ की कस्टमरी प्रैक्टिस है, मतलब जो पुरातन काल से, जो बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है, जो हमारे पूर्वजों के टाइम से, जो हमारे एंजेस्टर्स के टाइम से, दादा परदादा, उसके भी दादा परदादा एंड सो ऑन, काफ़ी हज़ारों सालों से चलती आ रही है। ये हमारे ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, हमारा रिवाज है और हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस है। और इन्हीं अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होगी? अकाउंटिंग की परंपरा जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। अगर तुम्हें चैप्टर 1 याद हो, यूनिट 1 चैप्टर 1 का मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, उसमें तुम्हें लास्ट टॉपिक जो था हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, हमने देखा था कि अकाउंटिंग डेवलप कहाँ से हुआ है। पता नहीं कितने साल पुराना चलता आ रहा है अकाउंटिंग, पता नहीं कौन सा सन था, कौन सी बीसी थी, 2000 4000 बीसी, राइट। तो तब से जो प्रैक्टिस चलती आ रही हैं, तब भी अकाउंटिंग होती थी, जो अकाउंटेंट्स होते थे, जो मुनीम जी होते थे, ठीक है ना, राजा महाराजा के जो बेसिकली अकाउंटेंट्स थे जो मैनेज करते थे फंड्स को, राइट, उनकी जो प्रैक्टिस चलती आ रही हैं, जो प्रैक्टिस, जो रिवाज चलता आ रहा है कि यार इसकी अकाउंटिंग तो ऐसी ही होगी, इसको ऐसी बुक्स में दिखाना है, ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, बहुत टाइम से, ओवर टाइम जो डेवलप हुई हैं थ्रू कॉमन यूजेज। मतलब जैसे हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो देखो जैसे हमारे दादा ने की, हमारे परदादा ने की, वैसे ही आगे हमारी जनरेशन भी करेगी थ्रू कॉमन यूजेज बाय ऑर्गेनाइजेशंस दैट ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मे इवॉल्व टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बट आर नॉट यूनिवर्सली अप्लाइड। भाई ये बेसिकली बात है, ये डेवलप कहाँ से होती है? थ्रू एक्सपीरियंस। हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे एंसेस्टर्स ने देखा यार इस तरह अकाउंटिंग अच्छी नहीं लग रही, बेटर प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, चेंज कर दो। एक्सपीरियंस ही उनकी डेवलप हुई ये चीज़ें, और दीज आर नॉट यूनिवर्सली अप्लाइड। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली अप्लाइड हो, क्यों भाई? ये तो ट्रेडिशन है ना सर, ये तो ट्रेडिशन है ना सर, इट इज़ कस्टमरी प्रैक्टिसेस, किसी जगह अप्लाई होगा, किसी जगह नहीं होगा अप्लाई, समझ पा रहे हो? तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैंने फिर तुम्हें जैसे पहले बोला था कि दीज 3 टर्म्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है तीनों, कैसे डिफरेंट है तो मैंने वो भी बता दिया, बट इनको हम तीनों को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इनमें कोई भेदभाव नहीं रखते, प्रिंसिपल कह लो, कंसेप्ट कह लो, कन्वेंशन कह लो, प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में हम जब बात करते हैं आपस में तो एक ही बात है सर, बट टेक्निकली देखा जाए तो तीनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो तुम लोगों को मैंने अच्छी तरह बता दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स माने तो बेसिक फंडामेंटल असम्पशंस, प्रिंसिपल माने तो गाइड बुक, और कन्वेंशन माने तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन विच इज डेवलप्ड ओवर टाइम। ऐसी काउंटिंग प्रैक्टिसेस विच आर डेवलप्ड ओवर टाइम थ्रू कॉमन यूजेज, राइट, कूल। आइए अब करते हैं अपना चैप्टर शुरू, दैट इज वेरियस कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। आओ वन बाय वन जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्कस करते हैं उनको। पहला तुम्हारा है एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको तुम लोग बोलते हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है भाई? बिजनेस अलग, ओनर अलग,
सरल भाषा में बिजनेस अलग है भाई, उसका जो ओनर है वो अलग है। अब सोल प्रोप्राइटर है लाला जी, तुम दुकान पे गए, तुम कहते हो अंकल की दुकान है भाई, ये तो अंकल ही बैठते हैं दुकान पर, राइट। भाई अंकल जो है वो ओनर है बिजनेस के, वो अलग हैं, ही इज़ अ सेपरेट पर्सन। जो उनका बिजनेस है, जो उनकी शॉप है, भले ही उनकी शॉप है, बट अकाउंटिंग की भाषा में, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, हम उस बिजनेस को, उनकी शॉप को क्या मानेंगे? एक अलग एंटिटी मानेंगे, एक अलग कॉन्सेप्ट मानेंगे। बिजनेस अलग, उनका ओनर अलग। इट स्टेट्स दैट इन अ बिजनेस स्टेट दैट बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, जैसे मैंने तुम्हें बताया अलग अलग है। दिस मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द ओनर पर्सन ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही भाई, जब बिजनेस अलग है ओनर अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस की जो ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन हैं, ओनर ने स्कूल के अपने बेटे की स्कूल की फीस पे की, ओनर घूमने गया, ट्रैवल करने गया फॉरेन, अपनी फैमिली के साथ घूमने गया, उस पर खर्चा हुआ, एंड सो ऑन, राइट। ये सब क्या है? ओनर के पर्सनल खर्चे हैं। दीज आर द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। इनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनकी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। मतलब ओनली जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हैं, ओनर ने माल परचेज किया, गुड्स परचेज किए, वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की बुक्स में। अच्छा, उन्होंने कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा इनकर किया आपने बिजनेस में, डेट वो ओनर का कोई मशीन ख़राब हो गई ओनर की फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा आया, वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहने का मतलब भाई जो ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन हैं, राइट, उसकी खुद की ट्रांजेक्शन हैं पर्सनल, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हैं हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स। क्यों करेंगे कैसा? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर अलग है सर, उसका बिजनेस अलग है। एग्जाम्पल तुम लोगों को मैंने दे ही दी। फॉर एग्जाम्पल इट्स ओनर पेज सन स्कूल फीस एंड सो ऑन, और ट्रैवल करने गया, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके आया, तो भी पर्सनल के नेचर के खर्चे हैं भाई, वो सभी अलग हैं। असल ऐसा करते क्यों हैं? सो दैट अकाउंटिंग इज इट इंश्योर अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव अलाउइंग एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। भाई मेरी एक बात सुन, ध्यान से सुन मेरी बात। इन्वेस्टर जो यूजर्स हैं, जिनके लिए बेसिकली हम अकाउंटिंग करते हैं, जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, खुद ओनर हो गया। ये उसको क्या लेना है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? एक इन्वेस्टर को, एक बैंक को क्या लेना है कि उसका पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? वो कहाँ घूमने गया है, उसके बेटे की स्कूल की फीस कितनी है, कहाँ के स्कूल में पढ़ता है वो, अच्छा उसकी वाइफ को उसने क्या गिफ्ट किया है, क्या लेना है रे? इन्वेस्टर क्या लेना है? क्या लेना है बैंक को? इन्वेस्टर बैंक जो यूजर्स हैं उनको किस चीज़ से मतलब है? ओनर के बिजनेस से, कि ओनर का जो बिजनेस है, जो धंधा है उसका, क्या वो अच्छी तरह चल रहा है, क्या अच्छी तरह वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उनको बिजनेस से मतलब है। दैट्स वाई हम बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन हैं उनको अलग रखते हैं, ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन हैं, राइट। दैट्स हम जो अकाउंटिंग भी करते हैं, हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करते हैं केवल। ये इस कॉन्सेप्ट की रेलेवेंस है, राइट। ओनर अलग, बिजनेस अलग। नेक्स्ट आता है भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग पढ़ के आए हैं चैप्टर 1 यूनिट 1 में, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में, नॉन मेट्रिक टर्म्स, कि भाई जो चीज़, जो टर्म्स हम, जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम उनको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। वो लिमिटेशन इसी कॉन्सेप्ट की वजह से है, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सर? इट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जो इन नोटों में, जो इन मनी की फॉर्म में भाई हम मेजर कर सकते हैं, हम उन्हें ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। Since money is a standard unit of economic value, all business assets and activities must be expressed in monetary terms using the ruling currency of the country. For example, I am in India. जाहिर सी बात है, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस देश में तुम धंधा कर रहे हो, जिस देश में रहकर तुम बिजनेस कर रहे हो भाई अपना, उसी देश की करेंसी को तुम भाई अपना अकाउंटिंग करोगे ना, उसी देश की करेंसी में। अब हम इंडिया में हैं, जो भी इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया में बिजनेसेस हैं, उनकी अकाउंटिंग किस में होगी? INR में होगी, दैट इज इंडियन रुपी। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। Transaction involving multiple currencies are converted to domestic currency using applicable exchange rate to ensure uniformity. इस लाइन का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल तुम सेल्स कर रहे हो दो तरह की, एक है डोमेस्टिक सेल्स, एक है एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक माने तो विद इन इंडिया सेल्स, जो तुम्हारे इंडिया में सेल्स कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। सपोज तुम लोग भाई पंजाब में हो, तुम्हारी पंजाब में शॉप है, चंडीगढ़ में, पंजाब छोड़ो, चलो पंजाब में शॉप है लुधियाना में, लेट्स सपोज तुम्हारी लुधियाना में, पंजाब लुधियाना में शॉप है, तुम वहाँ से सेल्स कर रहे हो पूरे इंडिया में, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक सेल्स। तुम एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, माने तो आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हो, दैट इज एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट में जो सेल कर रहे हो, लेट्स सपोज तुमने अमेरिका सेल किया, $1000 की तुमने अमेरिका सेल्स की। अब क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम $1000 लिखेंगे?
आंसर इज नो। हम इस $1000 को कन्वर्ट करेंगे किस में, INR में, इंडियन रुपी में, और जो वैल्यू आएगी उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यही मतलब कह रहा है कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, एज पर द एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट। जो भी उस दिन रेट चल रहा होगा, $1 इज इक्वल टू 85, 82, जो भी चल रहा होगा एज पर द एक्सचेंज रेट, उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये इस अकेली लाइन के ऊपर ना, ये तुम्हें जो लाइन देख रहे हो ये वाली, इस अकेली लाइन के ऊपर तुम्हारा पूरा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, दैट इज AS11। AS11 ही है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो बना हुआ है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकेले अकाउंट इस लाइन के ऊपर। बट तुम पढ़ोगे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सी इंटर में। सो जल्दी जल्दी CA फाउंडेशन क्लियर करो और सी इंटर में आ जाओ ताकि हम इस AS को पढ़ें। चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो वही बात आ गई जो हम लिमिटेशन पढ़ के आ रहे हैं कि देखो जो क्वालिटेटिव फैक्टर है, लाइक एम्प्लॉय स्किल्स होगी, मेरा एम्प्लॉय है, बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, मेहनत से काम कर रहा है, बट मैं उसके एफर्ट्स को लाइक मनी में मेजर नहीं कर सकता, ड्यू टू दैट मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो इसकी लिमिटेशन है इस कॉन्सेप्ट की, वही लिखा हुआ है। आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को। कूल, यस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है सर ये कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? जो बिजनेस की पूरी की पूरी लंबी सारी लाइफ है, ये बिजनेस की लाइफ है, इसको टुकड़ों में तोड़ना, इसको टुकड़ों में तोड़ना मतलब पीरियड्स में तोड़ना। ये एक पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया। एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज मिस्टर गोलू, जो हमारे एग्जांपल में गोलू थे, गोलू इलेक्ट्रो वाले, उस बंदे ने बिजनेस किया, राइट। गोलू बिजनेस कर रहा है, बढ़िया बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। अब हुआ क्या, अब गोलू को देखो पता थोड़ी है कि वो कितनी देर बिजनेस करेगा, कितने साल बिजनेस करेगा, नो आइडिया, किसी को भी नहीं पता होता भाई कितने देर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल, यू नेवर नो कि उनका बिजनेस कितनी देर चलेगा, नेवर नो। सोचो अगर गोलू का बिजनेस जो है वो 25 साल चला, लेट्स सपोज 25 साल गोलू ने बिजनेस किया, उसके बाद वो कहता मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मैं दुकान छोड़ रहा हूँ, अब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मेरा बेटा ही कमाएगा, मैं अब आराम से बैठूंगा। 25 साल तक गोलू ने बिजनेस किया, गोलू इलेक्ट्रो करके अपनी शॉप पे। सोचो अगर गोलू कहेगा 25 साल बाद मैं अकाउंटिंग करूँगा, 25 साल बाद ही मैं अकाउंटिंग करवाऊँगा लास्ट 25 ईयर्स की। ये कैसी बात हुई सर, ये कैसी बात हुई? गोलू कह रहा है 25 साल बाद ही, जब यानी कि जब मेरे बिजनेस की लाइफ खत्म हो जाएगी, जब मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मेरी बिजनेस की लाइफ जब इंटायर लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अकाउंटिंग करवाऊंगा पूरे के पूरे अपनी लाइफ की, बिजनेस की लाइफ की। क्या इट इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल और पॉसिबल? आंसर इज बड़ा नो सर। ये तो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि 25 साल की अकाउंटिंग वो बंदा इकट्ठा करवा रहा है, या पूरी लाइफ की अकाउंटिंग है, चलो 25 साल है, 100 साल की अकाउंटिंग इकट्ठी करवा रहा है, 200 साल की अकाउंटिंग इकट्ठी करवा रहा है। और छोड़ो सर, सबसे पहली बात तो जो हमारा बेसिक पर्पस है अकाउंटिंग का, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करना। गोलू इन्वेस्टर के पास गया फंड रेज करने, गोलू कह रहा है सर बिजनेस बढ़िया चल रहा है। इन्वेस्टर कह रहा है गोलू जी बढ़िया है, अच्छी बात है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दिखाओ ना, हम तो उसी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे इन्वेस्ट करें या ना करें। सर वो तो अभी प्रिपेयर नहीं है। अरे सर लाइफ अभी पड़ी है ना बिजनेस की, अभी तो कर रहा हूँ मैं बिजनेस, जब धंधा मेरा खत्म हो जाएगा, जब धंधा मैं बंद करूँगा अपने आज से 25, 30, 50 साल बाद, जब भी बंद होगा तब अकाउंटिंग करूँगा ना। इन्वेस्टर करेगा कहाँ है, निकालो इसको, चल निकल। वो लोग कहता है अजीब आदमी है यार, उसको ये नहीं पता कि वो खुद ही अजीब आदमी है इनफैक्ट, राइट। गोलू गया बैंक के पास, गोलू ने कहा कि बैंक लोन चाहिए। बैंक कह रहा है ठीक है गोलू जी लोन मिल जाएगा, पर एफएस तो दिखाओ ना, क्या पोजीशन है आपकी, क्या परफॉर्मेंस है आपकी। गोलू कहता है सर वो कहाँ से दिखा दूँ, तो बिजनेस चल रहा है। वॉचमैन निकालो इसे। अब गोलू तुम खुद सोचो यार, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम बिजनेस की लाइफ के बाद उसकी अकाउंटिंग करें। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग को हम मैनेज कर सकें शॉर्टर पीरियड्स में, पूरी की पूरी बिजनेस की लाइफ को हम डिवाइड करते हैं ताकि हम पीरियोडिक इंटरवल्स पर अकाउंटिंग को कर सकें, और उन्हीं पीरियोडिक इंटरवल्स को हम बोल देते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इट स्टेट्स दैट, आइए पढ़ाता हूँ, इट स्टेट्स दैट द इंडेफिनिट लाइफ ऑफ बिजनेस इट डिवाइडेड इनटू शॉर्टर
मैनेजेबल टाइम पीरियड्स यूजुअली 1 ईयर फॉर मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। ये देखो मैंने पिक्चर भी अटैच किया तभी। हम पढ़ते हैं ना फाइनेंशियल ईयर, तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते आ रहे हो 11th 12th से। पीएनएल बनाते हो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 दिस एंड दिस। बैलेंस शीट बनाते हो एज ऑन मार्च 31 2000 दिस एंड दिस एंड दिस। कभी सोचा हो 1 अप्रैल से 31 मार्च हम क्यों बनाते हैं? 2 साल की क्यों नहीं बनाते? 6 महीने की क्यों नहीं बना देते? 3 साल की क्यों नहीं बना देते? बिकॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, राइट। आई होप तुम्हें आज समझ आया होगा, लॉजिक पता लगा होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का लॉजिक क्या है रे, कहाँ लिखा हुआ है। कूल कूल कूल, ग्रेट, बढ़िया बात है फिर तो। दिस अप्रोच अलाउज बिजनेस टू वैल्यूएट रिजल्ट्स रेगुलरली रादर देन वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ इट्स एंटायर लाइफ स्पैन। ऑब्वियसली बात है, अभी 1 साल बाद हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर पाएंगे। अकाउंटिंग हमारे पास डेटा आ चुके हैं। टिपिकली फाइनेंशियल ईयर हमारा वही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बात खत्म। अच्छा, क्या इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प क्या करता है? इनेबलिंग कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स। भाई जाहिर सी बात है, जब मैं 1 साल बाद अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास लेट्स सपोज 3 साल का डेटा इकट्ठा हो गया। 3 साल का डेटा इकट्ठा हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब 3 साल के डेटा मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, पिछले 3 साल में मैंने क्या बिजनेस किया। पहले साल इतनी सेल्स थी, दूसरे साल इतनी सेल्स थी, थर्ड ईयर में इतनी सेल्स हो गई, ग्रो कर रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, एंड सो ऑन। इनेबलिंग कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भाई जाहिर सी बात है, 1 साल 2 साल जो मैं मेरे साल ख़त्म होते जा रहे हैं भाई बिजनेस के, मैं कंसिस्टेंटली अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कर पाऊंगा। मैचिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस विद द सेम पीरियड। देखो इस लाइन को छोड़ दो अभी, मैचिंग कॉन्सेप्ट को, ये अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं डिटेल में तुम्हें करवाऊंगा यहाँ पर इसके बाद, ठीक है। यहाँ डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद भाई है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भाई तुम्हारा, क्या कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? जैसे ट्रांजैक्शन हो गई, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई उसको तभी रिकॉर्ड कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैश इन्वॉल्व था या नहीं था। ठीक कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि सर इट स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। जैसे ही हुआ रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शन और इवेंट हुआ रिकॉर्ड कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। मतलब जब कैश आया नहीं आया, रिसीव हुआ पे किया नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसी ट्रांजैक्शन हुई हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेटर क्रेडिटर हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? पेबल्स क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं भाई, क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं? ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर हम कहते हैं कि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, मतलब जब कैश हम पे करेंगे तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम कैश हमारे पास आएगा हम तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। क्यों? अगर कोई बंदा तुमसे तुमने क्रेडिट सेल्स की है, उधारी पे तुमने माल बेचा है, क्रेडिट सेल्स है तुम्हारी, तुम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? जब तक कैश नहीं आएगा तुम्हारे पास तुम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। अच्छा, तुमने परचेज किया क्रेडिट पे, ठीक है, तुम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? तुमने अभी तक क्रेडिटर को पे नहीं किया। जब तक पे नहीं करोगे तब तक रिकॉर्ड कैसे करोगे? समझ पा रहे हो? बोलो बोलो, अरे बोलो ना, समझ पा रहे हो? दिस इज नोन एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। समझ आया? जी सर, बढ़िया बात है। एफ एस प्रिपेयर ऑन बेसिस रिफ्लेक्ट नॉट ओनली पास्ट कैश फ्लो बट आल्सो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। वही तो बात है भाई, मैंने कल को क्या देना है, मैंने क्रेडिट पर परचेज की, मैंने एंट्री पास कर दी परचेज टू क्रेडिटर, लाइबिलिटीज से क्रेडिटर को शो कर दिया, वो दिखा रहा है ना भाई फ्यूचर में इतना पे करना है, दैट इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड, डेटर्स के केस में मेरे को पता है मेरे को इतना पैसा मिलना है। प्रोवाइडिंग अ मोर कंप्लीट एंड एक्यूरेट व्यू ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। बिल्कुल सही। आया तुमको यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहता है सर मैचिंग कॉन्सेप्ट? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऐसे एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, सच में कह रहा हूँ। पहले पढ़ो। मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। क्या 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 क्या? दोबारा पढ़ो। मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड माने तो तुम्हारे 1 साल फाइनेंशियल ईयर, एज द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। मतलब सरल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो ये क्या कह रहा है तुम्हें? तुमने सेल्स रिकॉर्ड की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने की? 10 लाख रुपए की।
10 लाख की तुमने सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड की भाई, कर ली, बिल्कुल कर ली। इस 10 लाख को कमाने के लिए, इस 10 लाख की सेल्स को करने के लिए तुम्हें जो जो खर्चा इनकर करना पड़ा, जो जो तुम्हें एक्सपेंस इनकर करना पड़ा, तुम उस एक्सपेंस को उसी साल रिकॉर्ड करोगे जिस साल में तुम इस सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो 10 लाख की। ये कहता है तुम्हारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करो एक्सपेंसेस को एज रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट, मतलब जिस रेवेन्यू को वो जनरेट करने में हेल्प करते हैं, जिस रेवेन्यू को वो जनरेट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि इस 10 लाख को कमाने के लिए जो तुम्हें एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े, तुम उसी साल में, इसी साल में रिकॉर्ड करो। लेट्स सपोज तुम FY एंडिंग 2025 में 10 लाख की सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 10 लाख को कमाने के लिए जो जो तुमने एक्सपेंसेस इनकर किए वो भी तुम इसी साल, इसी फाइनेंशियल में रिकॉर्ड करोगे, वो सभी एक्सपेंसेस भी। ये तुम्हारा कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक ये बेसिक एग्जाम्पल है, कि इससे बड़े एक ऐसे एग्जाम्पल दूंगा तुम्हारी मज़ा आ जाएगा कसम से, सीरियसली यार, ट्रू गुड। मेरे को पर्सनली बड़ी अच्छी एग्जाम्पल लगती है जो इसके बाद दूंगा एग्जाम्पल में। पहले तो ये बेसिक एग्जाम्पल देखो, ये वाली, कि कंपनी ने गुड्स बेचे भाई 1 लाख रुपए के मार्च के मंथ में, बिल्कुल सही। टू अर्न दिस रेवेन्यू इट इनकर्ड 30,000 एज वेजेस फॉर द वर्कर्स हु प्रोड्यूस द गुड्स। 1 लाख रुपए का गुड्स तो कंपनी ने बेच दिए, सेल कर दिए, बट इन गुड्स को मैन्युफैक्चर किसने किया था? वर्कर ने किया था, लेबर ने किया था। उन वर्कर्स को वेजेस कितनी पे की? 30,000 की। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो 30,000 रुपीज़ तुमने इनकर किए, 30,000 रुपये का तुमने खर्चा किया 1 लाख रुपये की सेल को करने में। तो मतलब इन 1 लाख और 30,000 को तुम लोग एक ही साल में रिकॉर्ड करोगे। जब P&L बनाओगे यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे आएगा 30,000। दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस साल का खर्चा, सॉरी जिस साल का रेवेन्यू, उसी साल के खर्चे के साथ उसको रिलेट करके तुम लोग रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, धांसू एग्जाम्पल कह रहा हूँ, बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो दूंगा। आइए वो क्या है देखते हैं। डेप्रिसिएशन। बॉस कभी सोचा तुम लोगों ने कि डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? हम क्यों डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में? सोचा क्या कभी तुम लोगों ने? सर डेप्रिसिएशन का मतलब तो ये होता है ना, इट मीन्स रिडक्शन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। सर देखो एसेट है, हमने परचेज किया, हाँ किया, सर उसकी वियर एंड टियर होगी, जो हम यूज़ करेंगे वियर एंड टियर होगी, बिल्कुल होगी सर, वियर एंड टियर होगी, जिसकी वजह से एसेट की जो वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सर उसी चीज़ को तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये होती है सर डेप्रिसिएशन। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा तुम लोगों को कि गलत है, बट इट इज़ इनकम्प्लीट। तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है रे, मैं नहीं कह रहा तुम्हारी डेफिनेशन गलत है, इट इज़, वो बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ इनकम्प्लीट, अधूरी डेफिनेशन है तुम्हारी। इट इज़ इनकम्प्लीट डेफिनेशन। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लॉजिक क्या है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का बुक्स में? हम अपनी बुक्स में डेप को चार्ज क्यों करते हैं? क्या लॉजिक है? क्या उसके पीछे का फंडामेंटल वो है, रीज़न है? तो वो रीज़न है तुम्हारा यही वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम्हारा रीज़न क्या है रे? मैचिंग कॉन्सेप्ट है भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आओ समझाता हूँ क्यों। तुमने एक मशीन परचेज की, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की। उस मशीन की जो लाइफ है, मतलब वो कितने साल चलेगी तुम्हारी मशीन, वो है लेट्स सपोज 5 ईयर्स। 1 लाख रुपए की तुमने मशीन परचेज की, 5 साल की वो उसकी लाइफ है, वो 5 साल चलेगी। 5 साल चलेगी का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या होता है कि वो 5 साल चलेगी, मतलब वो एक जो तुमने आज 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की है, वो तुम्हें 5 साल तक भाई कमा के देगी पैसा। सपोज तुम टेक्सटाइल बिजनेस में हो, सपोज तुम भाई टेक्सटाइल बिजनेस में हो, लेट्स सपोज। उस मतलब क्या हुआ उस चीज़ का 5 साल का, कि वो मशीन 5 साल तक तुम्हें टी शर्ट्स और शर्ट्स प्रोड्यूस करके देगी। तुम 5 साल तक भाई उस मशीन से टी शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो,
और उन टी शर्ट शर्ट्स को तुम क्या करोगे, मार्केट में जाके सेल करोगे और तुम्हें तुम्हारी इनकम आएगी, रेवेन्यू बुक होगा तुम्हारा। ये मतलब है तुम्हारी 5 साल चलेगी मशीन का, ये मतलब है, बिल्कुल मतलब है सर। मेरे को एक बात बताओ, तुम उस मशीन से जो कमाई कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, रेवेन्यू से जनरेट कर रहे हो भाई, वो तो तुम लोग करोगे 5 साल तक। 5 साल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस 5 पे रुक जाओ, 1 2 3 4 5, बस 5 पे रुक जाओ भाई। तुम उस मशीन से रेवेन्यू जनरेट करोगे भाई 5 साल तक। बट तो क्या ये अच्छी बात है? तो क्या ये अच्छी बात है भाई कि तुम लोग उस 1 लाख का जो एक्सपेंस है, 1 लाख रुपये तुमने खर्चा बुक किया है, उसको इसी साल P&L में ले जाओ? मतलब जिस साल तुमने मशीन को परचेज किया, तुमने आज मशीन को परचेज किया, तुमको पता है कि वो 5 साल तक तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो क्या वो सही बात है कि तुम इसी साल में उस 1 लाख रुपये को P&L में ले जाओ, राइट ऑफ कर दो P&L में 1 लाख रुपये को? गलत बात है सर, गलत बात है। क्यों गलत बात है सर? अभी तो आपने पढ़ाया मैचिंग कॉन्सेप्ट सर, अभी तो आपने पढ़ाया मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जब जब रेवेन्यू जनरेट होगा तब हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। सर मतलब हम ये कर सकते हैं कि 1 लाख की देखो मशीन है, 5 साल उसकी लाइफ है, मतलब 5 साल इक्वली डिवाइड कर दो कि हम इक्वली इस मशीन से बेनिफिट ले रहे हैं, यानी कि डिवाइड बाय 5 किया, आंसर आया 20,000। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि 20,000 20,000 हम हर साल यहाँ पे दिखा देंगे एक्सपेंस में, ये हमारी सेल आती रहेगी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मशीन हमारी 5 साल तक चलेगी, ये मशीन हमें 5 साल तक रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रही है। सो expenses should be recorded in the accounting period as when the revenue they help generate। ये पढ़ के आए हैं अपन? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कुछ यहाँ पे डाउट? नहीं सर, डाउट कोई नहीं है। अच्छा, मैंने ये जो किया है, ये जो मैंने अभी किया है, ये जो अभी मैंने किया है, ये क्या किया है? 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, 20,000, 5 साल तक उसमें 20-20 हज़ार करके उसको राइट ऑफ करूँगा, ये क्या किया है? इसलिए तो जाना पहचान लग रहा है। अरे सर यही तो डेप्रिसिएशन है सर, हम डेप्रिसिएशन में तो भी यही करते हैं, एसेट की वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, जो आया उसको राइट ऑफ करते गए हर साल SLM में। सर हम यही तो करते हैं, यही तो सर डेप्रिसिएशन है। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का जो लॉजिक है वो क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे का क्या फंडामेंटल है, क्या रीज़न है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है रे। कि मतलब तुम एसेट से बेनिफिट जब जब लोगे तब तक तुम लोग उसका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, ना कि एक ही बार में तुम लोग उसको P&L में राइट ऑफ कर दोगे। आई होप समझ आया होगा, राइट? कि क्या लॉजिक है डेप्रिसिएशन को बुक्स में चार्ज करने का। डेप्रिसिएशन हम चार्ज क्यों करते हैं? ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हम चार्ज करते हैं, राइट? चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आई होप तुमको मज़ा आया होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जैसा नाम वैसा मतलब। गोइंग कंसर्न मतलब चलता रहेगा, हमारा बिजनेस, हमारा धंधा चलता रहेगा लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। हमें पता ही नहीं, हम उसको देख ही नहीं पा रहे, लंबे समय तक चलता रहेगा। हमें खुद भी नहीं पता 50 साल, 100 साल, 40 साल, 20 साल, 35 साल, हमें कुछ नहीं पता। 1 साल 6 महीने, हमें नहीं पता, चलता रहेगा बस। भाई सोचो इस बंदे के बारे में जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इस अंकल ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या इनकी ये मंशा है, इनकी ये टेंशन है कि मैं 6 महीने बिजनेस करूँगा उसके बाद दुकान बंद कर दूँगा? क्या ये मंशा है इसकी, इस बंदे की, कि 6 महीने बिजनेस किया, धंधा किया, उसके बाद अपना दुकान को ताला लगा दिया, बिजनेस बंद कर दिया? आंसर इज नो। जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है उसकी क्या इंटेंशन होती है? रे बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा, बहुत सारी सेल्स करूंगा, बहुत सारे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज अपने सेल करूंगा कस्टमर्स को, राइट? यही ऑब्जेक्टिव होता है उस बंदे का। यही तो हमारा कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। FS आर यूजली प्रिपेयर्ड विद द assumption that business will continue operating in the foreseeable future going concern। मतलब हमें पता ही नहीं है कितनी देर तक बिजनेस चलेगा, चलता रहेगा, बस चलता रहेगा। बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, चलता रहेगा। इफ देयर इज एन इंटेंशन और नीड टू शट डाउन और सीरियसली रिड्यूस ऑपरेशंस, अगर तुम्हारी यही मंशा है कि तुमने बिजनेस को बंद करना है इन द कमिंग फ्यूचर, 6 महीने, साल, 2 साल में, तो भाई जो तुम्हारी FS हैं, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट बेसिस एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड।
ठीक है। अगर तुम यानी कि गोइंग कंसर्न तुम फॉलो नहीं कर रहे, मतलब तुम्हारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो हम अलग तरीके से बनाएंगे उनको। अगर हमारी यही मंशा, यही इंटेंशन है कि मैं 1 साल बिजनेस करूँगा, 2 साल बिजनेस करूँगा, तो तुम्हारी जो अकाउंटिंग है वो भी अलग तरीके से होगी, राइट। वो किस तरह होगी वो अभी तुम्हारे उसका पार्ट नहीं है, तो ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। आई थिंक तुम लोग को गोइंग कंसर्न समझ आएगा, जो हमारी मेन बात थी। जी सर। खेल 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 खेल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा? ये वही है अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट। अरे वही हिस्टोरिकल कॉस्ट अपना। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए। क्या कहता है ये पढ़ाता हूँ। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट वैल्यू एसेट्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्विजिशन कॉस्ट, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस। भाई मतलब कुल मिला के ये कंसेप्ट ये कहता है कि जिस वैल्यू पे जितने रुपए में तुमने एसेट को परचेज किया, जितने रुपए में तुमने एसेट को परचेज किया, जिस वैल्यू पे तुम लोगों ने एसेट को परचेज किया, जो तुम्हारी एक्विजिशन कॉस्ट थी, मतलब जिस वैल्यू पे तुमने एक्वायर किया एसेट को, परचेज किया, तुम उसी वैल्यू में उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। मैंने मशीन बाई की कितने की, 50 से 5 लाख रुपये। ये देखो फॉर एग्जांपल मशीन बाई की बंदे ने 5 लाख रुपये की, तो उसको 5 लाख रुपये ही तुम रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। ऐसा नहीं कि 6 लाख पे रिकॉर्ड कर ली, 4 लाख पे रिकॉर्ड कर ली। क्यों? अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी नहीं है रे, नहीं है अपनी मर्जी। जो एक्विजिशन कॉस्ट है, मतलब जिस पे तुमने एक्वायर किया, वो वैल्यू पे ही तुम रिकॉर्ड करोगे। ये तुम्हारा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जो तुम्हारी कॉस्ट है, जो तुम्हें कॉस्ट लगी, कॉस्ट का मतलब क्या है, जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरे को खर्चा आया, उसी वैल्यू पे तुम लोग रिकॉर्ड कर लो। इट अवॉइड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मान ले तो वो बंदा कह रहा है 4 लाख पे रिकॉर्ड कर ले, तू कह रहा है 6 लाख पे कर ले, अच्छा मैं कह रहा हूँ 5.5 पे कर लो, वो कह रहा है 3 लाख पे कर ले। सब्जेक्टिविटी को खत्म करता है भाई। सिंपल, जितना तुम्हारा पैसा लगा, जितना तुम्हें कॉस्ट इनकर किया, खर्चा हुआ, उस पर रिकॉर्ड कर ले, बात खत्म, क्लोज, टाटा बाय बाय। सब्जेक्टिविटी को देखो खत्म करता है। करंट कॉस्ट है तो देखो कि करंट कॉस्ट पे करना है, प्रेजेंट वैल्यू पे करना है, या रिलाइजेबल वैल्यू पे करना है, एंड सो ऑन। कुछ नहीं सोचना, जितना खर्चा हो उस पर रिकॉर्ड कर लो। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे बड़ी लिमिटेशन की लगती है मेरे को इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है तुम्हारा यूनिट 1 में, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में, कि देखो तुमने मशीन लैंड परचेज की 1995 में 2000 रुपये की, लेट्स सपोज बंदे ने 2000 रुपये में लैंड परचेज की, ज़मीन परचेज की 2000 रुपये में 1995 में। अब चल रहा है 2022 चल रहा है, 25 लगा लो, यहाँ पे ऐड करना रहेगा मुझसे, टाइपो मिस्टेक, सॉरी। 2025 चल रहा है और मशीन की वैल्यू लेट्स सपोज होगी भाई 2 लाख रुपया, बट तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अभी भी 2000 रुपये की ही आ रही होगी लैंड। वो तो गलत बात है ना सर। एक्चुअल में जब हम उसको मार्केट में अगर सेल करना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या है, 2000 रुपये की है, सॉरी 2 लाख रुपये की है, और हम बुक्स में दिखा रहे हैं 2000 रुपया। सर इसका मतलब तो हम अपने एसेट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे। ये बात हुई। तो इसकी लिमिटेशन है भाई कि जो एक्चुअल वैल्यू है हम उसको नहीं दिखाते, जो आज की वैल्यू है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। जो आउटडेटेड वैल्यूज़ हैं वो उसी पे एसेट्स शो करते रहते हैं, जो गलत पिक्चर प्रेजेंट करता है। सो तुम बैंक के पास गए, बैंक ने तुम्हारी बैलेंस शीट देखी, इन्वेस्टर ने तुम्हारी बैलेंस शीट देखी, उसने देखा कि लैंड आ रही है 2000 रुपये की, वो कहेगा 2000 की लैंड यार, बड़ा कम एसेट्स हैं इसके, तो एसेट्स ही कुछ नहीं है। उसको ये नहीं पता ये 2000 की लैंड आज की डेट में 2 लाख की है। क्यों नहीं पता? तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये मिसलीड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये अप्रोच, राइट। कंपेरेबिलिटी इशूज़, भाई जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। लेट्स तुम लोग भी टेक्सटाइल के बिजनेस में हो, ए, और एक टेक्सटाइल का बिजनेस और है, दैट इज़ बी, ठीक है। ए है बी है, दोनों टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, कपड़े का धंधा करते हैं दोनों, राइट। अब एक की बुक्स में लेट्स सपोज लैंड आ रही है वही 2000 की, कहीं बी है जिसने आज बिजनेस स्टार्ट किया, जिसने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी बुक्स में लैंड आ रही है भाई लेट्स सपोज 10 लाख की। तो क्या तुम लोग इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे आपस में? दिक्कत आएगी सर। तुमको लगेगा कि बी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है, एसेट्स देखो उसके ज़्यादा एसेट्स हैं, पर तुमको ये नहीं पता कि जो ए के पास लैंड आ रही है उसकी कीमत 12 लाख रुपए है, जो कि बी से भी ज़्यादा है। तुमको लगेगा कि बी ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, भाई उसके एसेट्स को देख, उसकी लायबिलिटीज़ को देख, उसकी सेल्स को देख, एसेट्स को देख, उसके 10 लाख रुपए की लैंड है उसके पास, वही ए के पास 2000 रुपये की लैंड है। बट तुमको ये नहीं पता कि जो ए की 2000 की लैंड है वो
20 साल पुरानी वैल्यू है, 30 साल पुरानी वैल्यू है। आज के डेट में उसकी लैंड की वैल्यू 12 लाख है, जो कि 20 से भी ज़्यादा है। सो ये एक लिमिटेशन, तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से, राइट। और लास्ट पॉइंट क्या है अपना, नॉन परचेजेबल एसेट्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज भाई। ह्यूमन रिसोर्सेज को तुम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, कोई उनकी कॉस्ट नहीं होती। तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर तुम उनको मेजर नहीं कर पा रहे, कॉस्ट नहीं कर मेजर नहीं कर पा रहे उनको, तो तुम लोग उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उनके जो एफर्ट्स हैं, एंड सो ऑन। तो कॉस्ट कंसेप्ट अपन का डिस्कस हो गया। ग्रेट, कूल कूल कूल। ठीक है भाई, मैं यही पॉज करता हूँ क्लास को, राइट। नेक्स्ट क्लास में जो अपना बाकी का चैप्टर है उसको मैं रैपअप कर दूंगा। ज़्यादा चैप्टर अपना बचा नहीं है, हाफ चैप्टर डन है अपना, 50% हम चैप्टर कर चुके हैं, छोटा चैप्टर है। जो बाकी का चैप्टर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पूरा का पूरा मैं रैपअप करवा दूंगा। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा यार, कूल। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट को तुम्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश की है, लाइक आई हैवंट डिड दैट कि मैं तुम्हें ऐसे ही रीड करवा के चला जाऊँ कॉन्सेप्ट को, ना, मैंने वैसा नहीं किया। मेरे को है कि तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ, ताकि तुम लिंक कर पाओ हर एक चीज़ को, समझ पाओ हर एक चीज़ को, चाहे वो अपना कॉस्ट कंसेप्ट हो, चाहे गोइंग कंसर्न हो, चाहे मैचिंग कंसेप्ट हो। देखो डेप्रिसिएशन की तुमको एग्जांपल दी मैंने तुमको डेप्रिसिएशन की एग्जांपल दी कि क्या क्यों हम चार्ज करते हैं, राइट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के बारे में तुमको बताया मैंने कि क्या रेलेवेंस है पीरियोडिसिटी की, क्यों फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके पहले तुमको मैंने एंटिटी कंसेप्ट बताया, एंटिटी कंसेप्ट समझ पा रहे हो इस चीज़ को। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा और भी मज़ा आएगा, राइट। ड्यूअल एस्पेक्ट है, कंजर्वेटिज्म है, रियलाइजेशन है, एंड सो ऑन, कंसिस्टेंसी है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए क्लासेस को, एंड पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।